हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथलॉजिक। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2019-20 में जो एनटीएससी का स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे सेट के, दिल्ली स्टेट के, तो हम उन 20 क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे और किस तरह के क्वेश्चन थे और कैसे सॉल्व करने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से स्टेट का किस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के पोर्शन का सॉल्यूशन चाहते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो तो पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आया है, वो है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। और जो आपके पास स्क्वायर है वो आपको दे रखा है कुछ इस तरह से, वर्टेक्स ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसमें कुछ डायमेंशंस अलग से दे रखी हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट दे रखा है जो कुछ इस तरह से टेढ़ा बना रखा है, फिर इधर परपेंडिकुलर, फिर इधर परपेंडिकुलर, यहाँ जाके मिल जाता है। तो अब हमें इसकी डायमेंशन नहीं पता, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास या तो स्क्वायर का डायगोनल होना चाहिए या फिर स्क्वायर की कोई साइड होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें यहाँ पे? देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम है आपकी एनटीएससी से है, तो इसका मतलब कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको इसमें। तो अलग क्या है उसको देखते हैं और देखिए किस तरह से आप यहाँ पर उस अलग काम को कर सकते हैं। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। तो उस आउट ऑफ द बॉक्स को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? देखिए, अगर मैं इस डी लाइन, जो डी से लाइन जो पास हो रही है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे तक इस तरह से, और यहाँ इसको बी के साथ ज्वाइन कर देता हूँ मैं, और सिमिलरली यहाँ पर भी जो लाइन मेरे पास इधर से आ रही है, ये बी की तरफ से, इसको खींच के यहाँ पर इसको डी से ज्वाइन कर देता हूँ। तो इसको मैं कुछ नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, नेम दिस एज ई एंड दिस पॉइंट एज एफ। तो आप देख सकते हैं बच्चों, now this BEDF is a rectangle, and if I join this BD, then this BD will be the diagonal of this rectangle DEBF as well of the diagonal of the same square ABCD। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास डायगोनल DB है, यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन की है, इस कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिला है, BD इस स्क्वायर का डायगोनल है और इस रेक्टेंगल का भी डायगोनल है। तो अब हम कुछ डायमेंशंस यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो हमारे पास साइड DE है, इस साइड DE की लेंथ क्या होगी? देखिए, ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास 10 सेंटीमीटर्स है, जो आपको गिवन है यहाँ पे। अब टोटल कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर्स टोटल हो गया। और जो ये हाइट है हमारे पास इसकी, जिसको आप कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो दिस BE इज़ 8 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव द डायमेंशंस फॉर दिस ट्राइंगल। आप लिख सकते हैं इसमें, solution is in triangle BED, DE is equal to 16 centimeter and BE is equal to 8 centimeter by using Pythagoras theorem. We can write, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल है, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है दैट BD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड वी विल गेट DE इज गिवन एज 16 एंड होल स्क्वायर प्लस दिस 8 whole square, which is equal to 256 plus 64 and is equal to, if you add these two, you will get 6 4 0 10 5 6 11 1 12 and 320 सेंटीमीटर। ये आपके पास BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देयरफॉर BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 320 सेंटीमीटर। और आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 8√5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास BD की वैल्यू आ गई। अब BD हमारे पास है, BD क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो आपको पता है, सिंस डायगोनल
since the diagonal of a square is given by a root 2. Diagonal is given by a root 2. Now this a root 2 is same as 8 root 5, since this 8 root 5 is also the diagonal of the same square. So we can write a root 2 is equal to 8 root 5, and a is equal to 8 root 5 upon root 2. And now we can calculate the area of this square. So area of square ABCD is equal to a square, which is equal to 8 root 5 upon root 2 whole square is equal to 64 into 5 upon 2, and which is equal to 160 meter square or centimeter square, whatever is the unit here. So according to this, according to the options, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. तो हमारे पास 160 जो वैल्यू है वो यहाँ ऑप्शन ए में आ रही है, जो कि सही होता है. तो इस तरह से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास ए क्यूब टाइप का लग रहा है, ये क्या है आपके बी क्यूब, और ये आपके पास अगर सी क्यूब होता और इक्वल के लेफ्ट साइड में होता तो हमारा एक काम आसान हो जाता, क्योंकि हमें पता है अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, और अगर गलती से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होती है. तो हम यहाँ पर पहले चेक करते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर है या नहीं है. तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक साइड करते हैं. तो यहाँ पर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, प्लस 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 क्यूब, एंड यहाँ पर जब इसको लेफ्ट में लेके आऊँगा तो नेगेटिव 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 6 होल क्यूब इज इक्वल टू 0. ये हमें मिलता है. अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप नहीं है यहाँ पे. तो क्या करें, यहाँ पे माइनस की एक दिक्कत आ रही है इस जगह पे. तो हम क्या करते हैं, हम इस माइनस से छुटकारा पा सकते हैं कुछ इस तरह से. देखिए मैं यहाँ पे दोनों टर्म्स को सेम रखता हूँ. अब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, क्योंकि पावर यहाँ पे माइनस, ऊपर पावर हमारे पास ऑड है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं. तो माइनस कॉमन आएगा तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस, और ये टर्म आपके पास क्या बचेगी, 6 माइनस 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर एक्स एंड होल क्यूब इज इक्वल टू 0. कुछ इस तरह से बचेगा. अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो टर्म है, दिस टर्म इज ए एंड दिस टर्म इज बी एंड दिस टर्म इज सी. सो दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. ये हमारे पास है. तो चेक करते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है या नहीं है. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास पहले यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 4 प्लस 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर एक्स. सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -4 -2 -6 एंड +6 गॉट कैंसल्ड. क्या मिला आपको, 0 मिला. यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है. अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होने वाला है. ये हमें यहाँ पे मिल गया. जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे चेंज किया, हमने यहाँ तक पहुँचे थे, इसकी वैल्यू 3abc के बराबर होने वाली है. अब क्योंकि इसके राइट साइड में इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 3abc इज इक्वल टू 0. और जब 3abc की वैल्यू 0, इसका मतलब abc इज इक्वल टू 0. और abc हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 4 टाइम्स 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स 6 माइनस 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू 0 आ गई, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू 0 आ गई. अब तीन टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आप सभी को पता होगा इसका मतलब क्या होता है. मैं इसको डिफरेंट पेन से करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप. मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट ब्रैकेट को लेता हूँ, इस ब्रैकेट को मैं ग्रीन से सॉल्व करता हूँ. तो 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 4, और आई कैन राइट 4 एज 2 रेज टू द पावर 2, एंड दिस इम्प्लाइज ऑन कंपेयरिंग द पावर्स आई विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2. तो मेरे पास एक सॉल्यूशन यहाँ से मिला कि एक्स की वैल्यू 2 आ गई.
अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं कि अगर ये ब्रैकेट अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा। देखिए 4 raised to the power x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो और 4 raised to the power x इज इक्वल टू 2। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power x और साथ में क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि 4 कर रहे हैं आप इसको, तो आप इसको 2 लिख सकते हैं। जब पावर्स को कंपेयर करेंगे आप तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है इस दूसरे ब्रैकेट से। अगर बात करें तीसरे और इस आखिरी ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूँ इस जगह पे। 6 माइनस 4 to the power x माइनस 2 raised to the power x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 2 स्क्वायर होल एन पावर x 2 raised to the power x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 माइनस मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ 2 raised to the power x होल स्क्वायर माइनस 2 raised to the power x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें लेट करता हूँ, लेट 2 raised to the power x इज इक्वल टू y, तो मुझे क्वेश्चन क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म आपकी माइनस वाई स्क्वायर हो गई, ये वाली टर्म माइनस यहाँ से ये y बचा और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन बची, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यू कैन से y कॉमन लिया हमने यहाँ से तो y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज y माइनस 2 टाइम्स y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 होगा या फिर y इज इक्वल टू -3 होगा। अब y क्या था हमारे पास, y हमारे पास ये चीज़ है 2 raised to the power x, यानी कि 2 raised to the power x या तो 2 होगा या फिर 2 raised to the power x 3 होगा, -3 होगा। अब आपको पता है 2 की पावर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस केस को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे इसको यहाँ पे। तो बचा क्या हमारे पास 2 raised to the power x इज इक्वल टू 2 पावर 1 लिख सकते हैं, कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आई, तो हमारे पास 3 x की वैल्यू आई। पहली हमारे पास x इज इक्वल टू 2, दूसरी हमारे पास x इज इक्वल टू हाफ एंड तीसरी हमारे पास x इज इक्वल टू 1। अब हमें कहा गया था कि देन द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज, तो x की ये सभी कैसी वैल्यूज़ हैं, ये सभी रियल वैल्यूज़ हैं, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस हाफ यानी कि 0.5, इन तीनों को आप ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0.5 इज 3.5 इज द सम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया बच्चों। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेम ईयर 2019 एंड 20। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2019 टू द पावर x प्लस 2019 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन है और पूछा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसको अक्सर देख के डर जाते हैं क्योंकि पावर इसमें हमारे पास क्या है, जो बेस है 2019 है और इसकी पावर्स जो हैं बहुत ही अजीब सी पावर्स दे रखी हैं। तो लेकिन हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग 2019 टू सम अनदर वेरिएबल। देखिए किस तरह सॉल्व करना है इसको बच्चों। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट 2019 टू द पावर x इज इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल y। मैंने इसको y मान लिया, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये क्या रिड्यूस हो जाएगी, देखिए दिस विल रिड्यूस टू y प्लस 1 ओवर y, क्योंकि पावर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब पावर नेगेटिव होगी तो बेस में आके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1 ओवर y मिलेगा हमें और दिस इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन मिल जाता है। तो y प्लस 1 ओवर y की वैल्यू 3 आ गई। अब यहीं पे हमें रुक जाना होगा और जो चीज़ हमसे पूछी है हम इसकी बात यहाँ पे करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास हमें गिवन है, जो चीज़ गिवन है इसको मैं रिड्यूस करता हूँ फर्दर आगे, क्योंकि हमारे पास 2009 टू दी पावर जो x है उसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास y है। तो आप न्यूमरेटर को देखिए ध्यान से, आपके पास मिलेगा y टू दी पावर 6 माइनस 1 ओवर y टू दी पावर 6, ओके, डिवाइडेड बाय ये आपके पास बन जाएगा नीचे y माइनस 1 ओवर y। ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से रिड्यूस हो गया जब हमने y को लेट किया 2019 टू द पावर x, करेक्ट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और जो कंडीशन हमें गिवन है इसको यूज़ करना है, ठीक है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे आपके पास
आइडेंटिटीज़ हैं लिखने के लिए इसको। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस यहाँ पे न्यूमरेटर में मैं यूज़ कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ वाई क्यूब प्लस 1/y³ टाइम्स y³ माइनस 1/y³, राइट, एंड डिवाइडेड बाई दिस होल इज डिवाइडेड बाई y माइनस 1/y। तो अब मुझे यहाँ से कुछ चीज़ ऐसी लग रही है कि अगर मैं y³ माइनस 1/y³ को a³ माइनस b³ के फॉर्मूले से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो y माइनस 1/y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे फर्दर, दिस इज y³ प्लस 1/y एज इट इज़, और यहाँ पर अगर इसमें दूसरे इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो मुझे मिलेगा y माइनस 1/y यानी कि a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/y² प्लस ए बी यानी कि y इंटू 1/y यानी कि 1 बचेगा सिर्फ। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी मैंने ओपन कर दी एंड डिवाइडेड बाई y माइनस 1/y। तो अब यहाँ से y माइनस 1/y से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इधर आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास बचता है जो वो है कि y³ प्लस 1/y³ टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 1 एंड दैट टू इन द स्क्वायर रूट्स। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने कई सारी देखी होंगी, आपने सॉल्व की होंगी कि आपके पास y प्लस 1/y इज इक्वल टू सम वैल्यू गिवन होती है और आपको y स्क्वायर प्लस 1/y² या फिर y³ प्लस 1/y³ की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ये प्रॉब्लम आपकी x के साथ भी हो सकती है कि x प्लस 1/x अगर इतना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड कीजिए या फिर x³ प्लस 1/x³ फाइंड कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन NTSC में कई बार पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऐसा एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। तो ये बहुत ही एक फेमस टाइप का क्वेश्चन है। इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अलग से सॉल्व करके इसको। देखिए कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास गिवन है y प्लस 1/y इज इक्वल टू 3, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई विल गेट y स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 2ab यानी कि y इंटू 1/y, तो 1 हो जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9। तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 1/y² की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 2 इज 7। तो मेरे पास y स्क्वायर प्लस 1/y² की वैल्यू 7 आ जाती है। इसी तरह से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं y³ प्लस 1/y³ की वैल्यू। कैसे, आप इसी रिलेशन का क्यूब कर दीजिए तो आपको मिलेगा y³ प्लस 1/y³ प्लस 3ab यानी कि 3y इंटू 1/y, तो सिर्फ 3 बचेगा एंड ब्रैकेट y प्लस 1/y एंड दिस इज इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास y³ प्लस 1/y³ है लेफ्ट में, 3 टाइम्स y प्लस 1/y और इसकी वैल्यू 3 पहले से थी तो 3 इंटू 3 इज़ 9। सो 9 को जब राइट साइड में ले जाएंगे 27 माइनस 9 इज़ 18। तो हमारे पास ये वैल्यू क्यूब की वैल्यू यहाँ से इस तरह से मिल जाती है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन में और देखिए क्या आंसर मिलता है हमें। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y³ प्लस 1/y³ इज 18। सो दिस इज 18 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1/y² इज 7 एंड प्लस 1। तो आप इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, आपके पास अंदर बचा यहाँ पे 7 प्लस 1 इज 8, सो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब आपको पता है पेयर से आप 2 को बाहर निकालेंगे तो आपका 2 इंटू 2 बाहर आएगा और 3 का एक पेयर है तो एक 3 बाहर आएगा यानी कि 12 आपके पास यहाँ पे आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ इस तरह से इस टफ क्वेश्चन को, इस गंदे से दिखने वाले क्वेश्चन को हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन से इस तरह से आसानी से सॉल्व कर दिया। तो चलो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट लेट p बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन द एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट p, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 4। अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। सर्कल हमारे पास, मान लीजिए दिस इज़ द सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर जो है हमारे पास, सेंटर इज दिस पॉइंट इज सर्कल, सेंटर इज दिस पॉइंट, और आपसे कहा है देन द एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट p, सो दिस पॉइंट इज p, p।
एंड हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है 1,4, तो 1,4 से पास होता है। देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। लेट पी बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो हमें क्या पूछा है, ये 1,4 से पास करता है और इसका सेंटर क्या है, पी कॉमा पी, और पी क्या है, पी इस इक्वेशन का एक रूट है। अब आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर इस इक्वेशन का हमारे पास फैक्टराइजेशन से कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है। हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि 7 के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है जो हमें सम करने पर -5 सम दे दें। तो अब क्या किया जाए इसमें, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि P कॉमा P इससे पास कर रहा है ना, और P क्या है, इसका एक रूट है, तो P इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे सिंस P इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने x की वैल्यू को p से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर माइनस 5p इज इक्वल टू -7। यहाँ इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ मैं इसको। ओके, अब हमारे पास जो इसकी रेडियस होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, इफ़ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और आपको पता है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है आप कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस फार्मूला। सो हम अगर बात करें, नेम दिस एज O, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज A ऑन द circumference. So therefore OA is equal to स्क्वायर रूट ऑफ, आप सभी को पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस एज p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस p माइनस 4 होल स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो हमें मिल जाएगा OA स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p, ये हमें मिल जाएगा। अब इसको टर्म्स को क्लब करते हैं, तो p स्क्वायर हमारे पास 2p स्क्वायर हो गया, माइनस 2p माइनस 8p हमारे पास माइनस 10p हो गया, और ये प्लस 16 प्लस 1 हमारे पास प्लस 17 हो गया। ओके, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो p वाली टर्म्स है मेरे पास, यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो p स्क्वायर माइनस 5p मिलता है और प्लस 17 अलग से बचता है। अब देखिए इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी, इस इक्वेशन 1 को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी 2 इंटू -7 प्लस 17 इज इक्वल टू -14 प्लस 17 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3, मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू √3। तो r की वैल्यू √3 यूनिट्स मेरे पास आ गई। अब जब मेरे पास r की वैल्यू आ गई तो आप सभी को पता है कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ अ सर्कल, वी कैन राइट एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल टू √3 is given by pi r square which is equal to pi times √3 होल स्क्वायर, यानी कि 3 pi स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर मिल जाता है, जो कि एकदम सही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट तब आपका क्लियर होता है जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं, जब आप सिचुएशन को समझ पाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा है कि if 1 over x plus y is equal to 1 over x plus 1 over y, then the value of x upon y to the power 6 plus x upon y to the power 3। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों मुझे जो लग रहा है शायद इस ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास y over x to the power 6 प्लस वाई ओवर एक्स टू द पावर क्यूब, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं किस तरह से हमें क्या फाइंड करना होगा। क्वेश्चन हमें अपने आप उसी तरफ लेके चलेगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन गिवन है इसकी तरफ पहले देखते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास जो है इसको देखिए, 1 over
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x+1/y। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 1/x+y इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए तो एक्स वाई और ऊपर मिलेगा एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो आपको मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स वाई को राइट में ले जाएंगे यहाँ से ट्रांसपोज करके, तो मिलेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन बनता है। तो चलिए जो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है इसके लिए हमें सॉल्यूशन यहाँ पे ना मिले, तो हम सेकंड वाले की ही इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें y/x चाहिए। देखिए y/x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर इसको डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग above equation by एक्स स्क्वायर, मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। देखिए क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, y over x, and this is equal to 0. Now if I substitute, if I let that y over x is equal to some another variable, name this as t, मैं इसको t मान लूँ तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा, देखो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब मेरे पास टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अगर मैं इस y ओवर x को यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे एक्सप्रेशन क्या बदल जाएगा, ये आपका t⁻6 प्लस टी क्यूब, ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपको t⁻6 प्लस टी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे t⁻6 प्लस टी क्यूब को आप लिखना होगा हमें टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू सम कोशेंट क्यू एक्स एन प्लस रिमाइंडर आर एक्स। आप क्या करेंगे, आप इस टी स्क्वायर, इस जो हमारे पास ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है, इससे हमें इस एक्सप्रेशन t⁻6 प्लस टी क्यूब को डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि जब हमें पता है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो इसके साथ जो कोशेंट मिलेगा इस पूरे एक्सप्रेशन को ये क्या कर देगा, ये इस पूरे एक्सप्रेशन को कर देगा 0, ये आपको 0 कर देगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। और जहाँ तक आप इसको सॉल्व करेंगे, मेरा जो ख्याल है यहाँ पे बच्चों, ये एक्सप्रेशन आपका 0 के रिमाइंडर जो आपका बचता है वो सिर्फ 2 एक कांस्टेंट नंबर बचता है, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा क्या बचेगा, वो दैट इज टी क्यूब प्लस t⁻6 इज इक्वल टू 2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन करके जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि लेट ए बी एंड सी आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स क्यूब। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 597 एक्स माइनस 5236 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे टेस्ट का, ठीक है, जो आपका टेस्ट हुआ था एनटीएससी का सेट का जो पूरा मैथ्स का है, इसका मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन है। किस तरह से, देखिए, क्योंकि आपसे जो पूछा गया, क्या पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि कहीं ना कहीं 100% यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही होगी कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन है पहले वहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए एक्स क्यूब माइनस 597 x माइनस 5236 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। और आपको बच्चों अच्छे से पता होगा कि जब कभी भी आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 टाइप की कोई भी इक्वेशन गिवन होती है, और अगर उसके 3 रूट्स ए बी सी या फिर अल्फा बीटा गामा अगर आपको गिवन है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए,
एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये रिलेशन हमारे पास होता है किसी भी एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ये हमारे पास रिलेशन होता है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इन्हीं रिलेशन को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि ए बी और सी क्या हैं, इसके रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन पर वापस आइए जो हमें गिवन थी, इस इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए क्या देता है यहाँ से हमें, क्योंकि हमारे पास तीन रूट्स हैं ए बी एंड सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बच्चों इस इक्वेशन को, जब मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात की थी तो उसमें क्या था, नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो है, यानी कि जीरो अपॉन कोई नंबर मिलेगा जो कि जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, साफ साफ आपको दिख गया यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए जीरो का। तो जीरो का प्रोडक्ट क्या है, लास्ट यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नेगेटिव साथ में, तो नेगेटिव इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है 5236 नेगेटिव डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, यानी कि क्या मिला आपको 5236, ये आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से जो हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 3abc, यानी कि 3 इंटू 5236। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, 5000 इंटू 3 15,000 समथिंग कुछ होगा, और आपका इसमें जो ऑप्शन है इसके जैसा वो आपका सिर्फ बी ऑप्शन है, और आप कैलकुलेट भी करेंगे तो भी आपको 15708 ही आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप इसको समझेंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आप इन चीज़ों को बारीक बारीक चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए किस तरह सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखिए इस बच्चों इस क्वेश्चन का। और सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू a, देन द वैल्यू ऑफ cos x इज। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो इस तरह का क्वेश्चन है, ये जो मेरे पास प्रॉब्लम है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं पहले। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, हमारे पास गिवन है cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू a। अब मैं इसको रैशनलाइज करना चाहता हूँ, रैशनलाइज यानी कि मैं इसको लिखता हूँ cosec x प्लस cot x डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x, एंड ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं cosec x माइनस cot x से। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू a। तो लेफ्ट साइड में किया, ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है ऊपर आपके पास क्या बन गया, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी वाली हमारे पास यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन जाती है, ये वाली आइडेंटिटी। तो इसको आप ओपन करेंगे, क्या मिलेगा आपको मिलेगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x। अब ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है, ये एक खुद में आइडेंटिटी है। आप सभी को पता है दैट 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। इसको हम यूज़ करेंगे और हमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 ओवर cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू a, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दोनों साइड में, क्या मिलेगा, cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू 1 ओवर a, ये हमें मिल जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से, तो क्या मिलेगा, देखो एडिंग, लिखता हूँ यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपका cot x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 cosec x इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a, यानी कि cosec x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बचेगा, और जो cosec के साथ 2 था वो यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास cosec x की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2a। और cosec x क्या होता है, cosec x से आप निकाल सकते हैं sin x, तो sin x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2a ओवर a स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से क्या करिए बच्चों, एक ट्राइंगल फॉर्म कीजिए, ट्राइंगल फॉर्म करके आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे देखिए बच्चों, दिस इज एंड दिस एंगल इज x, तो साइन क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
तो ये आपको मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos x चाहिए। तो cos x निकालने के लिए या तो आप स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो आपके पास है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस ट्राइंगल को यूज़ कर सकते हैं। तो आप पाइथागोरस से इस बेस को फाइंड करेंगे, तो बेस आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 1 पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में आप cos x फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका आएगा cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 1, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हमें थोड़ा सा खुद अपनी तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा। हमें यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना पड़ा और दूसरे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करके देन हमने यहाँ पे साइन एक्स फाइंड किया, फिर देन हमें कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। चलिए बच्चों, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका एपी का क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है देख के। चलिए देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह से मिलेगा। सॉल्यूशन देखिए, आपसे कहा है कि अगर एक एपी है जिसमें 2, 5, 8, 11, 4, 52 तक हमारे पास टर्म्स दे रखी, द मीन ऑफ 15th, 16th, 136 एंड 137 टर्म इज। मीन क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मीन आपका एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो एपी है वहाँ से हम कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो जो हमारे पास एपी है वो क्या है, 2। जो हमारे पास एपी है मैं इसको लिखता हूँ, the AP is 2, 5, 8, 11 and so on up to 452। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब ये हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए डिफरेंस सेम होने वाला है, क्योंकि हमारे पास AP है। तो D किसी भी दो टर्म्स को डिफरेंस करके निकाल सकते हैं आप। तो D इज इक्वल टू 3 आपको मिल गया। A हमारे पास है, D हमारे पास है, इतना ही काफ़ी होगा। अब बच्चों आपसे कहा गया है द मीन ऑफ जो रिक्वायर्ड है इसकी हम बात करते हैं। देखिए, तो ये मैं मान लेता हूँ ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कैपिटल एक्स आने वाली है। तो मैं लिखता हूँ बच्चों इसको, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है, 15th टर्म यानी कि A15 प्लस 16th टर्म यानी कि A16 प्लस A36 यानी कि A36 प्लस A37 डिवाइडेड बाई, अब मीन की बात कर रहे हैं यानी कि 4 टर्म से, तो 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए फटाफट, तो आप सभी को पता है A15 क्या होता है, A प्लस 14D प्लस A16 क्या होता है, A प्लस 15D प्लस A36 क्या हो जाएगा, A प्लस 135D एंड A137 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 136D एंड होल डिवाइडेड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू, अब आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स A है तो 4A प्लस 14 प्लस 15 इज 29, दिस इज 29D प्लस जो बाकी आपका 135 टू जा, ये आपका हो जाएगा 135 प्लस 135 इज 270 एंड 271, तो 271D डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4A प्लस, यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, दिस इज 300 मिलेगा, 300D डिवाइडेड बाई 4। यहाँ ऊपर से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू A प्लस, डिवाइड करेंगे इसको 75D आपको मिलेगा एंड डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास बचा सिर्फ A प्लस 75D विच इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, पुट कर दीजिए, प्लस 75 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 3 है, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 2 प्लस ये आपका 15, 3 7 जा 21 एंड 22, तो आपको 227 जो है आंसर मिल जाता है इस मीन का, यानी कि जो एवरेज आपसे पूछा था उसकी वैल्यू क्या मिल जाती है आपको, 227, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था एपी से, एपी और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा यूज़ किया गया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी अरिथमेटिक मीन की और ज्योमेट्रिक मीन की। आई होप आपको स्कूल लेवल पे 9th और 10th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाई जाती है, अगर नहीं पढ़ाई जाती है तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं वैसे ही एक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। वहाँ पर टर्म्स हमारी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरह से होती हैं और हमारे पास कॉमन रेशियो होता है, वो रेशियो में आगे बढ़ती हैं। जैसे कि आपके पास एपी में डिफरेंस में आगे बढ़ती हैं टर्म्स, जीपी में
रेशियो में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए एम और जी एम में एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, दैट ए एम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक नंबर हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स है एक वैल्यू, दूसरी हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स है। तो ए एम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड से आपको समझाने के लिए, दैट ए एम सबको पता होगा कि ए प्लस बी अपॉन टू इज द ए एम एंड जी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हमारे पास ए एम और जी एम की वैल्यू होती है अगर ए और बी कोई दो नंबर या दो फंक्शंस हैं हमारे पास। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स है, तो हमें ए एम क्या मिलेगा, ए एम विल बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास जी एम की वैल्यू होगी। अब आपको पता है टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, किल कर देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ वन बचेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वन, बाहर भी वन ही रहेगी, और जो ट्रू है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो वन इंटू टू हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और आप देख सकते हैं यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा टू से बड़ी होने वाली है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका और है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको पढ़े जाते हैं, और कुछ स्पेशल एंगल्स पे आपको बताए जाते हैं स्कूल लेवल पे। तो वहाँ पे हमारे पास बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे हमारे पास इन रेशियोज़ की वैल्यू होती है। ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा। तो 0 पे 10 आपका 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे हमारे पास √3 एंड 90 पे नॉट डिफाइंड। कॉट इसका पीछे से रिवर्स में इसको रिपीट कर दो, तो यही आपके पास कॉट की वैल्यू मिल जाती हैं, और कुछ इस तरह से होती हैं। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी एंगल पे, क्योंकि एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे वो दोनों में सेम है, यानी कि एंगल आपका दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर ज़ीरो होगा तो वैल्यू आप देख सकते हैं सम की वैल्यू इनफाइनाइट के पास होगी, यानी कि अनडिफाइंड होगी। जब एंगल 30 होगा तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि वैल्यू 3 से बड़ी हो रही है। 45 जब आप रखेंगे तो आप टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखो 1 मिलेगी, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, यानी 1 + 1 2 हो गया। तो कम से कम वैल्यू आपको 2 मिल रही है यहाँ पे करेंगे 3 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे और बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, यानी कि कम से कम वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है 45 पे। तो आप इस तरह से भी इसका आइडिया लगा सकते हैं अगर आपको ए एम और जी एम के बारे में नहीं पता है तो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल से है बच्चों। फटाफट से देखिए इस पॉलिनोमियल को, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 की, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ पॉलिनोमियल सच दैट f1 इज इक्वल टू 5, f2 इज इक्वल टू 10, f3 इज इक्वल टू 15, f4 इज इक्वल टू 20। तो हमें फाइंड करनी है f12 प्लस f-8 अपॉन 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो इस पॉलिनोमियल में जो आपको दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में इसमें यहाँ पर x की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करते हैं, फिर 4 पुट करते हैं। 4 इक्वेशन बनाते हैं। 4 इक्वेशन बना के जो आपके पास 4 अननोन्स हैं A B C D, इन अननोन्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इतने में ही टाइम पूरा निकल जाता है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें यहाँ पर अपने दिमाग को यूज़ करना है, कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है, और हमें एक अपनी तरफ से एक हमें पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो एफ एक्स है वो क्या बनेगा। देखिए आपको f1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5, यानी कि जब आप उसमें 1 पुट कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर 5 मिल रहा है। यही तो मतलब हुआ उसका। जब आप 2 पुट कर रहे हैं आपको 10 मिल रहा है, 3 पुट कर रहे हैं 15, 4 पुट कर रहे हैं 20 मिल रहा है। और ये सभी क्या है, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं इन वैल्यूज़ को तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए इस तरह से, x-1 टाइम्स x-2 टाइम्स x-3 टाइम्स x-4 प्लस 5x। अब देखिए जरा पुट कीजिए एक बार, जब x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो आपको x यानी कि 1 - 1 0 हो गया, तो पूरी फर्स्ट टर्म जो आपकी स्टार्टिंग की ये सभी की सभी क्या हो गई, 0 होगी। बचा क्या, 5 × 1 यानी कि 5 बचा सिर्फ। सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला। दूसरे की बात करते हैं, 2 पुट करेंगे तो f2 यहाँ पे होगा,
2 से 2 माइनस 2 करेंगे, ये पूरा फिर से 0 हो गया, बचा क्या 5 इंटू 2 यानी कि 10, दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से तीसरा भी हो रहा है, चौथा भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि जो हमने नया पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है ये एग्जैक्टली वही है जिसकी ये बात कर रहा है। अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें जो पूछा गया है सिर्फ वही करना है। पुट x इज इक्वल टू 12, तो 12 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f12 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज 11, माइनस 2 करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 प्लस ये आपको 60 मिला, 5 इंटू 12 इज 60। अच्छा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू -8, तो आपको f -8 मिल जाएगा। सो f -8 इज इक्वल टू -8 यानी कि -8 और -1 -9 इंटू -10 इंटू -11 इंटू -12, क्योंकि माइनस में सभी ऐड हो जाएंगे आपस में, एंड x की वैल्यू -8 पर करेंगे तो माइनस आपको मिलेगा 8 5 जा 40, ये हमें वैल्यू मिली। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो हमारे पास देखिए इन चार प्रोडक्ट्स में सभी के सभी क्या नेगेटिव हैं, तो वैल्यू आपकी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। तो मिलेगा आपको 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 माइनस 40। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के, जो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये जो हमने निकाली है, और ये वाली वैल्यू को उठा के हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। देखिए क्या मिलता है, तो एक्सप्रेशन हमारे पास है f12 प्लस f ऑफ -8 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू f12 क्या है, ये आपके पास है 8 9 10 11 तक, और 60 को भी मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको लिखता हूँ। फिर हमारे पास f8 की वैल्यू क्या है, -8 की, ये है प्लस 9 इंटू 10 इंटू 11 प्लस इंटू 12, और फिर बाद में क्या -40। तो जब +60 और -40 को ऐड करेंगे तो सिर्फ +20 बचेगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 100। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों 9 10 और 11, 9 10 और 11 कॉमन आ जाएंगे, तो 9 इंटू 10 इंटू 11 कॉमन लिया, बचा क्या मेरे पास, फर्स्ट ब्रैकेट में बचा सिर्फ 8, यहाँ से बचा 12, और बचा हुआ +20 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई 100। अब आप देख सकते हैं 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, और 20 यहाँ भी है, तो 20 दोनों जगह से कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास 9 इंटू 10 इंटू 11, और यहाँ से 20 बाहर आ चुका है, प्लस बचा लास्ट में 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, आपको मिला 90, एंड ये आपका 90 इंटू 11 यानी कि 9 और +1 करेंगे तो आपको सीधा 991 अपॉन 5 मिल जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 बचा 49, 5 9 जा 45, 4 बचा 41, 5 8 जा 41.2, तो आपके पास 198.2 इसका आंसर मिलता है। तो 198.2 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो कि एग्ज़ाम में भी कुछ इसी तरह से था, जो कि बोनस क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन अगर गलत मिलते हैं तो अगर आप उसको करेक्ट, आप क्वेश्चन को कोई भी ऑप्शन टिक करते हैं तो आपको एज अ बोनस वो मार्क्स मिलेंगे। तो ये गलत ऑप्शन था इसमें, इसलिए आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जो ट्रिक थी यहाँ पर बच्चों, उसको ध्यान रखें कि कभी इस तरह का अगर आपको पॉलिनोमियल दिखता है तो उस पॉलिनोमियल में आप कभी भी अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने मत बैठ जाना, वरना एक क्वेश्चन में ही आपका कम से कम 20 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये आपका रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 2160 एंड HCF इज 12, देन सम ऑफ द नंबर्स इज। तो आपसे इन नंबर्स का सम पूछा है। देखिए किस तरह से इसका सम फाइंड करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात बच्चों, हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको, 2160 दे रखा है, और उनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। और HCF क्या होता है, HCF आपका एक ऐसी टर्म होती है, एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका जो दो नंबर्स हैं हमारे पास, लेट द टू नंबर्स बी, क्योंकि आपको पता है इनका HCF कितना है, 12 है, तो 12x एंड 12y, मैं दो नंबर्स मान लेता हूँ 12x एंड 12y। अब जो नंबर्स हैं हमारे पास इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 2160, सो दिस इम्प्लाइज 12x इंटू 12y इज इक्वल टू 2160, विच इम्प्लाइज फर्दर इम्प्लाइज xy इज इक्वल टू 2160 अपॉन 12 इंटू 12 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 12 1 जा 12, आपके बचेगा 9 96,
80/12, फिर 12 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। तो हमें x इंटू वाई की वैल्यू मिल जाती है 15, विच इम्प्लाइज, अब 15 कब पॉसिबल है, क्योंकि x और y आपके क्या रहने वाले हैं, इंटीग्रल वैल्यू रहने वाली हैं। तो आपको पता है x की वैल्यू 3 हो सकती है, y की वैल्यू 5 हो सकती है, या फिर x की 5 y की 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो अगर अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दूँ, तो बच्चों में वैल्यूज़ के नंबर क्या मिल जाते हैं, ये 12 इंटू 3 और ये 12 इंटू 5, यहाँ से मिल गया 36, यहाँ से मिल गया 60। अब इन नंबर्स का सम पूछा था, तो 36 प्लस 60 करेंगे कितना मिलेगा, 96 आपको मिल जाएगा, जो कि आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं जो विद इन 30 सेकंड्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरह से है, जो कि ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपसे पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, और उसके बाद हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की। तो आपसे कहता है एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो एंगल्स होते हैं किसी भी एक पेंटागन के, वो क्या दे रखे हैं इसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। तो आपसे पूछा था सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल इज, जो सबसे छोटा एंगल है और जो सबसे बड़ा एंगल है, उन एंगल्स का हमें सम फाइंड करना है। क्या करना है, हमें इनका सम फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसका सम फाइंड करेंगे बच्चों। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर लेट करना होगा कि जब कभी भी आप 5 टर्म्स को लेट करते हैं किसी भी एपी में, तो किस तरह से लेट करते हैं। देखिए हम लेट करेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। ये हमारे पास 5 टर्म है, इसको लेट कर सकते हैं, ये एपी में होंगी, आप सभी को पता है। अब इसने जैसा कहा है कि ये हमारे पास एक पेंटागन के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 540। कैसे निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला है पाई टाइम्स n माइनस 2। ये आपके पास किसी भी एन गॉन के, एक रेगुलर एन गॉन के जो एंगल्स हैं उनका सम निकालने के लिए, ट्राइंगल का निकालने के लिए एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलता है, पाई, यानी कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री आपको मिल जाता है। जब आप ट्राइंगल की बात करते हैं, एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, तो एन की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं, तो पाई क्या मिलेगा आपको, सॉरी पाई इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि 2 पाई, यानी कि 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 आपको मिल जाता है। और जब आप पेंटागन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एन की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा पाई टाइम्स 5 माइनस 3, यानी कि 3 मिलेगा आपको। 3 पाई कितना हो गया, 540 डिग्रीज आपके पास हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 540 डिग्रीज। अब इसको जब आप ऐड करेंगे, देखो फटाफट से देखो यहाँ पे, माइनस 2d से 2d कैंसिल आउट हो गया, माइनस d से प्लस d कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, 5 टाइम्स a बचा, तो 5a इज इक्वल टू 540 डिग्रीज एंड a इज इक्वल टू 540 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1 and 08 डिग्री। तो a हमारे पास आ गया 108 डिग्री। अब इसने कहा है द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। तो आप सभी को पता है बच्चों, स्मॉलेस्ट एंगल इज a माइनस 2d, और जो लार्जेस्ट है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास a प्लस 2d है। इसका सम कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए। पहले तो इसी को सॉल्व कर दो। तो देखो 2d से 2d कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a कितना बचा, 2a बचा, इसी के बराबर हो गया, यानी कि 2 इंटू 108 डिग्री, यानी कि 216 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास जो रिलेशन था उसको हमने यूज़ किया। टर्म्स को किस तरह से लेट करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो वहाँ से हमने यूज़ करके, इन टर्म्स को सभी को यूज़ करके हमने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो हमने फाइंड कर ली बड़ी आसानी से। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे कहा है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अभी तक हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम के रिगार्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये हमें फिर से एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर यहाँ पर पूछ लिया गया है बच्चों। तो देखिए किस तरह सॉल्व करना है इसको। सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। हमें पूछा है p माइनस, किसकी वैल्यू पूछी है हमें, p माइनस 5q अपॉन 100, और दिया क्या है कि रूट p माइनस रूट q की वैल्यू अगर 20 है तो। अच्छा, यहाँ से बच्चों हम एक चीज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया मेरे दिमाग में कि अगर मैं p की वैल्यू फाइंड कर लूँ सिर्फ, मैं यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर लूँ सिर्फ, तो p की वैल्यू फाइंड करके बाकी मैं 5 अपने आप से बना सकता हूँ, 100 भी अपने आप से बना सकता हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन से p की वैल्यू फाइंड करता हूँ। देखिए सबसे पहले रूट p इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ इसको 20 प्लस रूट q। ये मैंने लिखा।
कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख सकते हैं स्क्वायर इस तरह से। अब दोनों साइड करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर लेफ्ट में मिलेगा सिर्फ p, लेफ्ट में मिलेगा सिर्फ p और राइट में मिलेगा आपको 400 प्लस q प्लस ये आपको मिल जाएगा कितना 22 जो 40 रूट q, ये आपको मिलेगा। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए p माइनस 5q चाहिए। दोनों साइड 5q सब्ट्रैक्ट कर दो, तो p माइनस 5q इज इक्वल टू 400 प्लस q माइनस 40 रूट q माइनस 5q, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा यहाँ से माइनस 5q, ये प्लस q माइनस 4q बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस था, सॉरी 400 माइनस 4q प्लस 40 रूट q, ये हमारे पास यहाँ पर टर्म बचेगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखिए, हमें यहाँ पे अपॉन में 100 करना है, लेकिन अपॉन में 100 करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे टर्म्स को एक रीअरेंज कर लूँ थोड़ा सा। तो ये 400 यहाँ से माइनस अगर कॉमन लूँगा और साथ में 4 कॉमन लूँगा तो मुझे बचेगा सिर्फ q माइनस 10 रूट q। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन बना है मेरे पास अंदर, इसको मैं कुछ दूसरी टर्म्स में लिख पाऊँ। किस तरह से, देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव कब बनेगी, जब ये स्क्वायर बनेगी, तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, तो आपको पता है जो कोफिशिएंट आपका यहाँ पे जो 2ab होता है, यहाँ पे हमारे पास रूट q है, इसका कोफिशिएंट क्या है 10 है, इसका जो कोफिशिएंट है 10, इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आप इसमें ऐड करेंगे और 25 ही आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने किया यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे मिलता है 400 माइनस 4 टाइम्स ये जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है ये आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका, ये बन गया आपका रूट q माइनस 5 का परफेक्ट स्क्वायर, रूट q माइनस 5 का परफेक्ट स्क्वायर। अब माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन 25 के साथ हो रहा है, वो भी नेगेटिव के साथ, तो ये आपका प्लस 100 आपको बाहर मिल गया, इज इक्वल टू 400 प्लस 100 इज 500 माइनस 4 टाइम्स ये आपको मिला रूट q माइनस 5 होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमें यहाँ पे 100 से डिवाइड करना दोनों साइड में, तो लिख देते हैं p माइनस 5q अपॉन 100 इज इक्वल टू 500 अपॉन 100 माइनस 4 टाइम्स रूट q माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा, ये आपका 5 टाइम कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास 4 रूट q माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 100, ये टर्म हमारे पास बची। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है, ये तो हमारे पास 5 है, ये हमारे पास जो पीछे टर्म है ये कैसी रहने वाली है, हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है और सब्ट्रैक्शन के साथ में है। तो अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए, अगर इफ़ मैं कह रहा हूँ इफ़ इज़ इक्वल टू 0, तो हमें 5 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर इसकी कोई वैल्यू आती है, 1 आती है, 2 आती है, तो 5 में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि 5 से वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलने वाली है इसकी, तो अगर मैं मैक्स की बात करूं कि p माइनस 5q अपॉन 100 का जो मैक्सिमम है कब मिलेगा, इज इक्वल टू 5, कब मिलेगा, व्हेन 4 टाइम्स रूट q माइनस 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0, यानी कि वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 हमारे पास वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलिए, अब ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो हमने स्क्वायर बनाना था, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ा, यहाँ पे प्लस 25 माइनस 25 ऐड करना पड़ा। अगर नहीं करना होता, क्योंकि हमें मैक्सिमम की बात करनी थी, सिंपली करना ही पड़ता हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमें एक वैल्यू रखनी थी, उसके बाद जो वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी उसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाया, ताकि अगर वो 0 हो जाए तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। चलिए बच्चों, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है। The area of the trapezium ABCD, where AB is equal to 52 centimeter, BC is equal to 12 centimeter, CD is equal to 39 centimeter, and DA is equal to 5 centimeter, and AB is parallel to CD is given. तो अब इसका फिगर यहाँ पे मैं नहीं बनाया हुआ है अभी तक। चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं और फिर हम बताते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे करना होगा। तो देखिए, मैं इसका फिगर बनाता हूँ बच्चों। तो फिगर हमारे पास ट्रपेजियम है, तो ट्रपेजियम आपको पता है कैसा होता है, कुछ इस तरह से ट्रपेजियम बनाते हैं हम इसको। ये मान लीजिए आपका ट्रपेजियम है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रपेजियम आ जाता है यहाँ पे, और इसने कहा है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो दिस इज़ ए बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी आपकी ए डी जो बी सी है आपकी नॉन पैरेलल साइड से। अब कहा है इसने कि ए बी जो है 52 सेंटीमीटर है, सो दिस साइड इज़ 52 सेंटीमीटर्स, एंड हमारे पास बी सी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमारे पास सी डी की वैल्यू दे रखी है 39 एंड
डी ए इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास चारों साइड दे रखी हैं। आपसे पूछा है कि एरिया बताइए इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। ओके, तो बच्चों इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ छोटी सी, और कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखिए कंस्ट्रक्शन जो है मेरे पास कुछ इस तरह से होने वाली है। कंस्ट्रक्शन करता हूँ यहाँ पे डी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, डी से इस तरह से, जो कि हमारे इस बी ए बी पे जाके मिलेगी, और इस ट्रेपेजियम में एक यहाँ पर ये क्या बनाएगी, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाती है। तो मैंने ई पॉइंट नाम दिया इसको। तो आप देख सकते हैं जो डी ई बी सी है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। डी ई बी सी एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने। अब डी ई बी सी एक पैरेललोग्राम आपका बन जाता है, तो यहाँ पर बच्चों अब आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पता है कि अगर डी सी आपकी 39 है तो ई बी भी आपकी 39 ही होगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो हैं बराबर होती हैं। और जो बची हुई आपकी ए ई हुई वो कितना हुआ, वो आपकी 13 हो जाएगी। और जो बी सी आपकी 12 थी, अब आपकी डी ई भी 12 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है। क्या मिल रही है कि ये ट्राइंगल जो है ए डी ई जो ट्राइंगल है वो कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि 5, 12 एंड 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। मैं आपको डायरेक्टली एनटीएससी के तरीके से बता रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 12 एंड 13 क्या है, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो यानी कि ए डी ई ट्राइंगल राइट एंगल है। तो आप लिख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी is a right angle triangle, राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, this is not ABC, this is ADE, sorry, this triangle is ADE, so the area of the triangle ADE is equal to, this is ADE is equal to हाफ इंटू बेस कितना है इसका, बेस इसका होगा या तो 5 ले लीजिए या फिर 12 ले लीजिए। 13 तो हाइपोटेनस होने वाली है, तो 5 बेस हो गया तो आपकी 12 हो जाएगी हाइट। सो 2 से कैंसिल हो गया, 6 टाइम 6 5 जा 30 सेंटीमीटर हमारे पास इसका एरिया आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस एडीई ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया। लेकिन हमें इस एरिया से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसमें डी ई बी सी का अगर एरिया फाइंड करने जाएं, इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने जाएं, तो हमें पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस फिर भी चाहिए होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं, इस डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस साइड ए बी के ऊपर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दिया मैंने कि ये इसकी हाइट कितनी है, एच हाइट है इसकी हाइट एच मान ली। तो अब यहाँ पे देखिए मैं बेस मानता हूँ, ए ई बेस है, तो हाइट इसकी एच हो जाएगी। रिलेशन में यूज़ करता हूँ यहाँ पे एरिया वाला। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसी सेम ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका ए ई इंटू हाइट कितनी है एच। और जब हमें पता है कि इसका एरिया 30 है तो हम बेस ए ई को मान के फाइंड करें ताकि हमें एच मिल जाए, है ना। तो यहाँ से हमें ए ई की वैल्यू पता है 13 है, तो हाफ इंटू 13 इंटू एच इज इक्वल टू 30। सो एच इज इक्वल टू 30 इंटू 2/13। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर्स में। ओके, तो ये हमारे पास एच की वैल्यू मिल जाती है। अब एच हमारे पास आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन पैरेलल्स के बीच की डिस्टेंस पता है। अब आपको डायरेक्टली पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाई 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसको यूज़ करते हैं। देखिए तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, ये आपकी एक 52 है एक 39 है, तो 52 प्लस 39 इंटू एच कितनी हमने अभी फाइंड की थी 30 इंटू 2/13। तो देखिए 13 से आप इसको जब पहले ऐड कर लेते हैं पहले, तो आपको मिलेगा 9 और 2 11 5 3 8 1 9 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 30 इंटू 2। तो 13 से 7 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 15 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 210 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए जो है बच्चों वो एकदम करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि हमारे पास इस पूरे ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया क्या निकल के आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 210। तो ये आपका ट्रेपेजियम ए
बी सी डी का एरिया है। तो हमें यहाँ पे दो तरह से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। एक बार हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका हमने एरिया फाइंड किया। इस एरिया को आप राइट एंगल ट्रायंगल आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि 5, 12 और 13 आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, तो आप इसको बच्चों हीरोन्स फार्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वहाँ से थोड़ा लेंदी पड़ेगा, लेकिन हाँ फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वेन एवर साइड्स आर गिवन। तो लेकिन हमें पता है कि 5, 12, 13 बड़े कॉमन नंबर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हमने फटाफट से कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा और एक इसका बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें इसका एरिया मिल जाएगा। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आपसे कहा है, पढ़ते हैं पहले इसको एक बार। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स एंड अ ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स इज। तो सिचुएशन क्या है हमारे पास, पहले एक बार इसको समझते हैं और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो बच्चों क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, पहले इसका करना शुरू करते हैं। हमसे कहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, आर यूनिट्स की रेडियस दे रखी है। अब इसने कहा है कि इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल इंस्क्राइब किया, इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल इंस्क्राइब किया जिसका एरिया कितना होना चाहिए, एरिया इसने कहा है लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। तो हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो लार्जेस्ट होता है किसी भी सर्कल के अंदर। तो ये जो ट्राइंगल हमें मिलेगा, एक कैसा ट्राइंगल होगा बच्चों, दिस ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस ट्राइंगल कैसा है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री ईच होते हैं। दिस एंगल इज 60। अगर मान लीजिए इसका सेंटर O है, तो यहाँ से अगर इसको मैं कहूँ ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो जो OB है वो क्या होगी, OB विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और यहाँ से O से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ या A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है या फिर जो ऑल्टीट्यूड होता है वो आपका एंगल बायसेक्टर भी होता है, वो आपका मीडियन भी होता है। तो ये आपको इस तरह से मिल जाता है यहाँ पे। अब आपको पता है ये एंगल बायसेक्टर होने वाला है, यहाँ से जो बी से मैंने बी ओ जो ड्रॉ किया ये भी एंगल बायसेक्टर होगा, यानी कि ये इस एंगल को यहाँ पे कितना बनाएगा, 30 और ऊपर भी 30 में डिवाइड करेगा। अब जो ओ बी है वो क्या है, वो इसकी रेडियस है, आपको गिवन है आर, इस सर्कल की रेडियस गिवन है आर, तो ओ बी हमारे पास आर हो गया। तो अब इस ट्राइंगल में मान लेता हूँ, इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ बी डी, मैं यहाँ पे अगर कॉस यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इसमें कॉस। अच्छा एक चीज़ और मान लेते हैं, जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड है वो क्या है, ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स ईच है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो हमारे पास इसकी साइड्स क्या हैं, एक्स हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या रिलेशन मिलने वाला है बच्चों, फटाफट से देखिए। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं यहाँ से कॉस अगर फाइंड करूँ, तो मुझे कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, यानी कि बी डी जो आपका x/2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, क्योंकि जब बी सी आपकी x है तो बी डी आपका x/2 हो जाएगा। और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, ओ बी, यानी कि आर गिवन है, आर लिखा मैंने। अब इसको सॉल्व जब करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू x/2 आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, √3r, हमारे पास x की वैल्यू मिल जाती है। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड, यानी कि √3r होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 मिलेगा, 3√3/4 r स्क्वायर यूनिट्स, ये आपको मिल जाएगा। ये आपके पास इस सिचुएशन का हो गया। लेकिन हमारे पास सिचुएशन अभी और भी है, क्या कहा है इसने कहा है कि द ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो अभी हमें एक सेमी सर्कल वाले केस को भी हैंडल करना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सेमी सर्कल वाले केस को भी देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको उठा के मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। चलिए देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल के केस को देखते हैं बच्चों। सेमी सर्कल में हमारे पास एक सेमी सर्कल होगा,
बनाता हूँ यहाँ पे सेमी सर्कल में एक। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल में हमें एक ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है। तो आपको पता है ट्राइंगल जो आप इंस्क्राइब करेंगे सेमी सर्कल में, कोई भी ट्राइंगल हो बच्चों, वो हमेशा कैसा होता है, राइट एंगल होता है। तो मान लीजिए टच करता है इसको यहाँ पे, सो ये एंगल आपका कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ से एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं इस सिचुएशन को भी ना करूँ, अगर ना करना चाहूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पे कि जो मेरे पास एरिया आया था, ये जो एरिया आया था 3√3/4 आर स्क्वायर, तो डिफरेंस की बात कर रहा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया माइनस सेमी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया। तो अगर इसको सिर्फ इसी आंसर को मैं देखूं तो मेरे पास जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें मुझे फर्स्ट टर्म सिर्फ डी ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, मुझे सिर्फ डी ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है ना। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि हाँ इसका जो हमारे पास एरिया जो आंसर आने वाला है डिफरेंस वो ये डी आने वाला है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये इसका सेंटर होगा, ये रेडियस इसकी आर होगी, ये भी रेडियस इसकी आर होगी। तो बाकी आपको ये एंगल 90 पता है, आप क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसका जो एरिया आपको मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा आपको, एरिया मिलेगा इसका ये आपको -1 यूनिट, यानी कि आपको मिलेगा आर स्क्वायर, आपको इसका एरिया मिलेगा जब आप इसको फाइंड करेंगे। 1 × आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो जब डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस क्या मिलेगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 3√3/4 -1 और टाइम्स आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा 3√3 - 4/4 टाइम्स आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी ही बन रहा है उस केस में भी। तो आप एक ही सिनारियो को सॉल्व करके कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो डी आने वाला है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दे रखा है कि इफ़ p, q, r एंड s आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर सच दैट p + q + r इज इक्वल टू 72, p + r + s इज इक्वल टू 74 एंड q + r + s इज इक्वल टू 89, द लार्जेस्ट ऑफ दीज p, q, r एंड s इज। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था आपका, ये सबसे टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो सोचना था वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर अगर कोई भी अगर सोचेगा, सबसे पहली बात वो क्या सोचेगा, वो कहेगा कि यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर 3 वेरिएबल, पी आर एस 3 वेरिएबल, क्यू आर एस 3 वेरिएबल, लेकिन टोटल हमारे पास कितने हैं, पी क्यू आर एस 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, इक्वेशन हमारे पास सिर्फ 3 है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा तो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। देखिए मैं बच्चों यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, इन दो इक्वेशंस को कंसिडर करता हूँ। देखिए कौन सी, मेरे पास है p + q + r इज इक्वल टू 72 एंड p + r + s इज इक्वल टू 74। अब ध्यान से देखिए p, q, r, s कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर्स का सम, कोई भी दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है, ये आपको पता होगा। जो इसकी ट्रिक पॉइंट है बच्चों क्या है, किसी भी दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है। मान लेते हैं कि p और q जो हैं दो प्राइम नंबर हैं, इनका सम इवन हो गया, तो अब ओवरऑल सम को इवन करने के लिए r को भी इवन होना पड़ेगा। r को क्या होना पड़ेगा, r को इवन होना पड़ेगा। वो कब पॉसिबल है, जब r की वैल्यू 2 हो। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं हमारे पास कि p और s का जो सम है, यहाँ पे इन दोनों में p और s का सम क्या है, ये आपका इवन आ रहा है क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी r को 2 होना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे p और r दोनों हैं। तो मान लीजिए किसी एक को भी कि कोई भी इन दोनों में से एक इवन प्राइम है, यानी कि कोई भी एक इनमें से 2 है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट p इज इक्वल टू 2। मैं p को 2 मान लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जो आंसर दे रखे हैं वो r में, q में, s में और s में दे रखा है। तो मैंने p को 2 मान लिया, p 2 हो गया मान लिया, ठीक है। अब जब p 2 होगा तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या मिलेगा बच्चों, दिस विल बी q + r इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा 70, 2 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 70 बचा, यहाँ पुट कीजिए दूसरी वाली में, तो आपको मिलेगा r + s इज इक्वल टू 74 - 2 यानी कि 72। अब इन दोनों को ऐड अगर कर दें तो हमें मिलेगा q + 2r + s इज इक्वल टू 144। अब थर्ड इक्वेशन को देखिए, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है q
और प्लस आर प्लस एस, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इज इक्वल टू 89। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, नेगेटिव 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 कैंसिल आउट कैंसिल आउट, 2r माइनस आर, आर बचा, यहाँ बचा आपके पास कितना, यहाँ आपके पास 53 बचेगा ये। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बच्चों, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 53 आ रही है। तो लार्जेस्ट हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, 53 आएगी, क्योंकि अब आर 53 हो गया, पी आपके पास 2 हो गया, तो क्यू कभी भी आपका 53 नहीं हो सकता, डिस्कार्ड हो गया। इसी तरह से एस भी आपका 53 नहीं हो सकता, क्यों, पी आपका कितना हो गया, 2 हो गया, आर आपका 53 हो गया, तो एस आपका नहीं हो सकता, तो ये भी आपका डिस्कार्ड, सभी डिस्कार्ड हो जाते हैं। बचा क्या आपका ऑप्शन ए, यानी कि आर इज इक्वल टू 53 इज द करेक्ट आंसर। तो टोटली आपका ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जो आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज को आपको टेस्ट करता है। तो इस तरह से बच्चों में इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दे रखा है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू आपसे पूछी है। यहाँ पर जो m देख रहे हैं आप छोटा सा, इस m की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए m की वैल्यू फाइंड करते हैं फटाफट से। तो सिचुएशन पहले हैंडल करते हैं किस तरह की है। हमारे पास यहाँ पे c और e जो है इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 12,25 12,15, यानी कि डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच की, डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। कितनी हो गई, 10, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट है 15 से 25 हो गया, यानी कि 10 यूनिट्स बड़ा है। x कोऑर्डिनेट आपका सेम है, यानी कि हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा है इसकी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है अराउंड हॉरिजॉन्टल, तो सिर्फ वर्टिकली इसकी हाइट डिस्प्लेस हुई है, तो 15 से 25 हो गई, यानी कि 10 यूनिट्स आपकी हाइट बढ़ गई यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो एंगल है आपको दे रखा है 90, दिस एंगल इज 90, और ये जो एंगल हमारे पास होगा ये एंगल 90 होगा, ये 90 और ये एंगल 90, और ये जो एंगल सी है ये इन ट्राइंगल्स की बात करते हैं। देखो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी ई सी एंड सी एफ ई, इन दो ट्राइंगल्स को देखो, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, जो एंगल डी ई सी है वो बराबर है आपका एंगल ई एफ सी के, कितना, ईच 90 डिग्री है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, एंगल सी, तो हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल डी ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ ई बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये मैं कह सकता हूँ इसको। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है यानी कि प्रोपोर्शनल होते हैं वो। तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूँ इसको, देखिए जो हमारे पास छोटा ट्राइंगल है यानी कि सी एफ ई की इसकी बात करता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा, हमारे पास इसका बेस है m, तो ये आपको मिलेगा m अपॉन इसकी हाइपोटेनस क्या है सी ई, यानी कि 10 यूनिट दे रखी है, अपॉन 10 इज इक्वल टू जो बड़ा ट्राइंगल है डी ई सी, इसका बेस क्या है, इसका बेस है 10 और इसकी हाइपोटेनस कितनी है, ये है 15 प्लस m, तो 15 प्लस m क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 15m प्लस m स्क्वायर माइनस 100 को उधर ले आइए इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 15m माइनस 100 इज इक्वल टू 0। फैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसकी, तो m स्क्वायर प्लस 20m माइनस 5m माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m कॉमन, m प्लस 20 माइनस 5 कॉमन, m प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिला m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू माइनस 20, बट m तो आपकी लेंथ है, ये माइनस नहीं हो सकती, m की वैल्यू क्या आ गई 5, जो कि आपका ऑप्शन ए है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये इक्वल दे रखा है, दिस इज गिवन एज इक्वल, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये इक्वल है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास जो पूछा गया सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी आपसे एक्स की रियल वैल्यूज़ का सम पूछा गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो तीन एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तीनों में सेम सेम है। तो क्यों ना इस सेम का हम फ़ायदा उठाएं और इसको हम कुछ एक नया वेरिएबल नाम दे दें। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू सम वेरिएबल y। ओके तो ये आपको मिलेगा 1 ओवर y माइनस 45 प्लस 1 ओवर y माइनस 29 इज इक्वल टू 1 ओवर y माइनस 69, ये हमें मिल जाएगा।
अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी, दो वैल्यू आपको y की मिल जाएंगी। y की वैल्यू उठा के आप इसमें यहाँ पुट कर सकते हैं एंड देन आपकी x की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इन x बन जाएगी। आप उसको फैक्टराइज करके वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएंगी। देन हम यहाँ से सम फाइंड कर सकते हैं। एक प्योर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें। तो आप इसको आई होप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको छोड़ सकता हूँ आप लोगों के लिए, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड द वैल्यू ऑफ, ये आपसे पूछा गया है क्या होगी। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये कई तरीके से पूछा जाता है। यहीं से ये जो आपकी n की वैल्यू है ये आपको दे रखी होती है और आपसे कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस की वैल्यू पूछी जाती है कि आप फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका किस तरह से करना है हमें। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, जो हमारे पास गिवन है बच्चों वो क्या है, देखिए n इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, तो 2 रेज टू द पावर मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रेज टू द पावर 1/3 n प्लस 1। तो जब मैं इसमें लेट करूँगा, लेट 2 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू सम y, देन n कैन बी रिटन एज y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। ये आपका चेंज होकर इस तरह से बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। या फिर हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसको चलिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन है वहाँ तक पहुँचना है। मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चों, मैं इसमें यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1। आपने अभी इसका फेस तो देख लिया हो कैसा बना था, ये y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 टाइप का बना था। अच्छा, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 2 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ 2 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 से, तो ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपका a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 2 माइनस 1 बचेगा। सिर्फ क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 1/3 कितना बचेगा, 1 बचेगा 2 की पावर, यानी कि 2 और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आई बच्चों क्या आई, 1/2 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 हमें वैल्यू मिल जाती है n की। यहाँ से n की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या मिलेगा, 1/n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। और इस 1 को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको 1/n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/3। अब दोनों साइड करते हैं क्यूब, ठीक है, दोनों साइड क्यूब करेंगे, क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा आपके पास 1/n क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b आपको मिलता है तो 3/n स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3/n इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 की पावर 3, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से हमारे पास बचा 1/n क्यूब प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 3/n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी कि सिर्फ 1। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ गई, जो ऑप्शन डी में आपके पास अवेलेबल है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ से आपको जाना है रास्ता आपको देखना पड़ेगा, किस तरह से आपको आंसर तक पहुँचना है। ओके, चलिए बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, जो आपका 1920 में दिल्ली के स्टेट में पूछा गया है। बाकी मैंने आपको बताया बच्चों, अगर आपको और रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टेट के क्वेश्चन पेपर का, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको विद इन अ वीक उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पे। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं और देखते हैं कैसे हमें क्या करना है इसमें। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है कि इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज़ p सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, n बच्चे हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो n बच्चों की हाइट कितनी हो गई, p सेंटीमीटर आपको उसका एवरेज दे रखा है, यानी कि मीन हमारे पास क्या है, p है। अमंग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज q। 10 बच्चों की एवरेज हाइट 10 है, एंड द रिमेनिंग की कितनी है, r है।
देखिए अब हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, हमारे पास क्या आ गया, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी एन मान लिया मैंने कि बच्चे कितने हैं क्लास में, एन बच्चे हैं। तो अब आपको पता है बच्चों एवरेज क्या होता है, मीन के बराबर होता है। तो हमें कहा है कि इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज पी। तो बच्चे हमारे पास एन थे, तो मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एक्स एन अपॉन एन करेंगे, ठीक है। कितनी है वैल्यू हमारे पास p है, तो मैंने जो अपॉन n किया था उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इधर ले आया, तो एन पी लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। एन बच्चों की एवरेज हाइट कितनी थी, p थी, यानी कि x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन इज इक्वल टू एन पी, मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको। अब आप कहा है कि एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, तो मान लीजिए पहले 10 बच्चों की x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस x10 इज गिवन एज कितनी है, तो अपॉन 10 करेंगे, कोई 10 बच्चों की एवरेज की बात कर रहे हैं तो अपॉन 10 आएगा। दे रखी है हमें क्यूब, यानी कि 10 इंटू क्यूब, 10 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नेम दिया इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद कहा है इसने एंड द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, जब n में से 10 निकल गए तो कितने बचे, n-10 बचे बच्चों, तो बचे हुए क्या होंगे x11 प्लस x12 प्लस अप टू xn वाले बचे, अपॉन से डिवाइड करेंगे हम n-10 से, तो मैं n-10 को इधर ले आया और इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको, r दे रखा है, तो r में मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई आपकी। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि n की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो बच्चों हमारे पास सभी बच्चों का एवरेज जो है वो हमें दे रखा है कितना, सभी का दे रखा है हमें एवरेज NP, इन सभी की वैल्यू क्या है, NP है। 10 की वैल्यू 10Q है, बचे हुओं की n-10 आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये 1 और 2 का सम है। इक्वेशन 1 जो है 2 और 3 का सम है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि NP इज इक्वल टू 10Q प्लस n-10R। मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो NP यहाँ से NR को लेफ्ट में ले आता हूँ मैं, बचा क्या 10Q माइनस 10R बचा, n कॉमन लीजिए, P माइनस आर इज इक्वल टू 10 कॉमन लीजिए, Q माइनस आर, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 10 टाइम्स Q माइनस आर डिवाइडेड बाई P माइनस आर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर इस स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे 2019-20 का स्टेट दिल्ली का स्टेज 1 का मैथमेटिक्स सेक्शन सेट का सॉल्यूशन है। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं किसी और स्टेट का, किसी और ईयर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।